चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में आइए। एक फर्म का दो डिपार्टमेंट है, एक का नाम है क्लॉथ और एक का नाम है रेडीमेड क्लॉथ। क्लॉथ का मतलब होता है कि जो सिंपल कपड़ा खाली बेचता है, और एक रेडीमेड क्लॉथ का मतलब होता है कि जो बना बनाया कपड़ा बेचता है। तो दो डिपार्टमेंट है उसका। क्लॉथ आर मेड बाय द फर्म इटसेल्फ, कपड़ा जो है वो खुद बनाता है। आउट ऑफ द क्लॉथ सप्लाई बाय क्लॉथ डिपार्टमेंट आर यूजुअल सेलिंग प्राइस, लेकिन क्लॉथ डिपार्टमेंट से रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट को जब कपड़ा भेजा जाता है तो वो सेलिंग प्राइस पर भेजा जाता है। नीचे क्लॉथ इन्फॉर्मेशन है अलग अलग, और रेडीमेड क्लॉथ का इन्फॉर्मेशन अलग अलग है। उसमें क्या क्या है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, सेल है, ट्रांसफर टू रेडीमेड क्लॉथ। 4 लाख रुपया क्लॉथ का रहा है कि रेडीमेड को दिए हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, सेलिंग एक्सपेंसेस है, क्लोजिंग स्टॉक है। कुछ तो आइटम इंडिविजुअल है। नीचे कह रहा है कि रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट में जितना भी सामान बचता है उसमें से 80% सामान क्लॉथ डिपार्टमेंट का दिया हुआ बचता है। रेडीमेड क्लॉथ डिपार्टमेंट में जितना भी सामान बचता है उसमें से 80% क्लॉथ डिपार्टमेंट का दिया हुआ बचता है। एंड रेस्ट आर एक्सपेंसेस, बाकी खर्च है। इसी लाइन पर ये पूरा चैप्टर का खेला है। क्लॉथ डिपार्टमेंट 25% का प्रॉफिट 2015-16 में कमाया है। आपसे कह रहा है कि जनरल एक्सपेंसेस पूरे बिजनेस का 1,80,000 रुपया है, आप उसको बांटिए आपस में। तो सबसे पहले चलिए, ओपनिंग स्टॉक 2,40,000 और 48,000 दोनों का अलग अलग ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। परचेज 18 लाख और 24,000 दोनों का अलग अलग दिया हुआ है। बाई में सेल 20 लाख और 6 लाख दोनों का अलग अलग दिया हुआ है। ट्रांसफर हुआ है क्लॉथ से रेडीमेड क्लॉथ को 4 लाख रुपया का। तो क्लॉथ के लिए ये सेल होगा, रेडीमेड क्लॉथ के लिए ये परचेज की तरह होगा। तो क्लॉथ में देखिए सेल के लिए लिखा हुआ है कि बाय में सेल की तरफ लिखा हुआ है कि ट्रांसफर टू रेडीमेड 4 लाख रुपया, और रेडीमेड में परचेज की तरफ लिखा हुआ है ट्रांसफर फ्रॉम क्लॉथ डिपार्टमेंट 4 लाख रुपया। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस सिर्फ रेडीमेड क्लॉथ का दिया हुआ 68, तो 68,000 सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लिखा हुआ है रेडीमेड क्लॉथ का। और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 3 लाख और 60,000 अलग अलग, तो बाय में क्लोजिंग स्टॉक 3 लाख और 60,000 अलग अलग। फिर सेलिंग एक्सपेंसेस है 40,000 और 4,000, तो 2 में सेलिंग एक्सपेंसेस पीएल में लिखा हुआ है 40,000 और 4,000। यहाँ तक का आइटम अलग अलग अपना अपना दिया हुआ है। और हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस किए तो ग्रॉस प्रॉफिट 6,60,000 और 1,20,000 तैयार हो गया। वही ग्रॉस प्रॉफिट पीएल में ट्रांसफर हो गया, तो लिखा गया पीएल में बाय ग्रॉस प्रॉफिट 6,60,000 और 1,20,000। ट्रेडिंग अकाउंट में कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए, सारा खेला इसका पीएल में है। नो सर। ठीक है, चलिए अब पीएल में हम लोग आते हैं। यहाँ से आपको पीएल दिखाई पड़ रहा है? पीएल देखने में कोई दिक्कत है किसी को? नो। अब हम लोग को क्या करना है, स्टॉक रिजर्व निकालना है। क्या कहा था कि जो भी क्लोजिंग स्टॉक बचता है या जो भी स्टॉक बचता है, जो नीचे का लाइन है उसमें लिखिए द स्टॉक इन द रेडीमेड क्लॉथ। स्टॉक रेडीमेड क्लॉथ में, तो स्टॉक रेडीमेड क्लॉथ में दो है, एक ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है। उसमें से 80% जो है वो रेडीमेड क्लॉथ में जो बचता है सामान, ओपनिंग स्टॉक हो या क्लोजिंग स्टॉक हो, 80% क्लॉथ डिपार्टमेंट का भेजा हुआ। और क्लॉथ डिपार्टमेंट जब भी इसको सामान देता है तो वो कमा लेता है प्रॉफिट। तो यानी कि यहाँ पर जो ओपनिंग स्टॉक आप देख रहे हैं रेडीमेड क्लॉथ में 48,000, इसमें भी प्रॉफिट जुड़ा हुआ होगा। और इधर आप देख रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक रेडीमेड क्लॉथ में जो 60,000 रुपया, उसमें भी प्रॉफिट जुड़ा हुआ होगा। तो याद कीजिए ब्रांच में जैसे हम लोग करते थे कि जब स्टॉक का प्रॉफिट होता था लोड तो उसको बाई में लिख देते थे, क्लोजिंग स्टॉक में लोड होता था तो उसको 2 में लिख देते थे। तो यही 48,000 का लोड बाई में लिखना होगा जो ओपनिंग स्टॉक है, और जो क्लोजिंग स्टॉक 60,000 है उसका लोड 2 में लिखना होगा। याद पड़ रहा है? ब्रांच में ऐसा किए थे। किन्हीं को नहीं याद? किसी को याद है कि ऐसा किए थे ब्रांच में? सर याद है। तो देखिए 48,000 का 80%, यस सर। देखिए लिखा हुआ है 48,000 का 80% और 25% जो है वो प्रॉफिट कमाया हुआ, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो 48,000 का 80% सामान जो है उसका भेजा हुआ है, और उसमें 25% ये कमाया हुआ है। तो स्टॉक रिजर्व आएगा 9,600। ये गलती से 96,000 लिखा हुआ है, इसको 9,600 समझिएगा।
तो ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व आया 9600, जो पीएल अकाउंट के बाई में लिखा हुआ है, बाई में स्टॉक रिजर्व 9600। ये रेडीमेड क्लॉथ का ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व आया 48,000 का, 80% का, और उसमें प्रॉफिट दिया हुआ है कि पिछले साल वो 25% कमाया था, तो 25% कमाया था तो 9600 रुपया स्टॉक रिजर्व हुआ। गलती से 96,000 उसको 9600 समझिएगा। तो ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व बाई साइड में लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं? यस सर। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो रेडीमेड क्लॉथ का 60,000 रुपया दिया हुआ है, तो 60,000 का 80%, और इस साल का प्रॉफिट आप देखिए कितना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए क्लॉथ डिपार्टमेंट कमाया है ग्रॉस प्रॉफिट 6,60,000, और माल कितना बेचा है, 20 लाख रुपया का सेल किया और 4 लाख रुपया का ट्रांसफर किया है, तो टोटल 24 लाख का सेल हो गया। तो 24 लाख के सेल पर ये ग्रॉस प्रॉफिट किया 6,60,000, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि 60,000 माल जो बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक, वो उसमें से 80% क्लॉथ का दिया हुआ रहता है, वो 80%, और कमाया 6,60,000, बेचा कितना था, 24 लाख का। ये कैलकुलेशन समझे? सर सर एक बार फिर से सर एक बार फिर से समझा दीजिए। क्लॉथ डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट 6,60,000 दिया हुआ है, ये निकला हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस फिगर, और क्लॉथ डिपार्टमेंट का टोटल सेल है 20 लाख रुपया और 4 लाख रुपया ट्रांसफर, यानी 24 लाख रुपया। तो 24 लाख का माल बेचा तो 6,60,000 कमाया, तो उसी पर वो परसेंटेज निकला कि इसका 60,000 रुपया क्लोजिंग स्टॉक बचा है, उसमें 80% क्लॉथ डिपार्टमेंट का दिया हुआ है, और पिछला साल का तो प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ था 25%, तुम लोग लिख दिए। इस साल का तो प्रॉफिट परसेंटेज नहीं है, इसलिए प्रॉफिट परसेंटेज निकाले कि 24 लाख रुपया का माल बेचा तो 6,60,000 कमाया, तो वही परसेंटेज निकल जाएगा 6,60,000 डिवाइडेड बाई 24 लाख। तो क्लोजिंग स्टॉक 60,000 पर स्टॉक रिजर्व है 13,200 रुपया। यही 13,200 रुपया देखिए 2 में स्टॉक रिजर्व लिखा हुआ है पीएल अकाउंट में। ये 60,000 का स्टॉक रिजर्व है 13,200, और ये ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व है बाय में 9,600। हाँ बोलिए सर। 48,000 में फिर 25% उस तरह क्यों किए? क्योंकि पिछला साल का ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज 60,000 वाला क्लोजिंग स्टॉक में 48,000 जो है वो ओपनिंग स्टॉक है, 48,000 ओपनिंग स्टॉक पर स्टॉक रिजर्व निकला है, और ये ओपनिंग स्टॉक का जो प्रॉफिट का परसेंटेज है तो वो पिछले साल का लिया जाएगा ना, इस साल का नहीं लिया जाएगा, पिछले साल का जो परसेंटेज है वो लिया जाएगा। ओपनिंग स्टॉक कब का होता है, पिछला का जो क्लोजिंग होता है वो ना इस साल का ओपनिंग बन के आता है, तो पिछला साल का ही ना परसेंटेज आप लीजिएगा, तो पिछला साल का परसेंटेज है 25%, इसलिए 25% लिए, और इस साल का परसेंटेज नहीं दिया हुआ था, इस साल का हम लोग खुद निकाल लिए कि 24 लाख का क्लॉथ डिपार्टमेंट माल बेचा तो 6,60,000 कमाया, तो फिर इस पर 48 लाख पर उसका 60,000 पर उसका कितना होगा। इस साल का प्रॉफिट है और पिछले साल का ना प्रॉफिट है बल्कि उसका परसेंटेज है, तो परसेंटेज पर निकला। ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो पिछले साल का होता है, क्लोजिंग स्टॉक बनता है इस साल का ओपनिंग स्टॉक, वो कहानी है। तो स्टॉक रिजर्व क्लियर है? यस सर। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो जनरल एक्सपेंसेस सबसे लास्ट लाइन में दिया हुआ 1,80,000, उसको बांटना, इसी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखिए ध्यान से जरा सा, रेडीमेड का बाई में सेल कितना है, रेडीमेड का बाई में सेल कितना है सर? 4 लाख। रेडीमेड का बाई में सेल है 6 लाख, 6 लाख, और क्लॉथ का है 4 लाख। वो ट्रांसफर है हुजूर, सेल नहीं, हम सेल पूछ रहे हैं कि रेडीमेड का सेल कितना है। रेडीमेड का सेल है 6 लाख। यस सर। और रेडीमेड का क्लोजिंग स्टॉक है 60,000, दिखाई पड़ रहा है? यस सर। तो 6 लाख का कितना परसेंट 60,000 होगा, 6 लाख का कितना परसेंट 60,000 होगा,
10%। 10%, इतना देरी लोग को लगता है, बीकॉम के स्टूडेंट है। देखिए यहाँ पर 1,80,000 रुपया टोटल जनरल एक्सपेंसेस है, उसमें उसका 10% माइनस हो गया, वही 6 लाख का जो 60,000 था 10%, यानी 18,000 माइनस हो गया। बचा कितना? 1,62,000। दोनों का सेल का रेशियो कितना है? क्लॉथ बेचा टोटल 6 लाख का और रेडीमेड बेचा टोटल, क्लॉथ बेचा 24 लाख का और रेडीमेड बेचा 6 लाख का। यहाँ पर देखिए वही रेशियो लिखा हुआ 24 लाख और 6 लाख, यानी ये बट कर आया छोटा होकर 4:1। तो 1,62,000 रुपया को 4/5 क्लॉथ में बांटे तो 1,29,600 आया। रेडीमेड क्लॉथ में बांटे तो 1,62,000 का 1/5 किए तो 32,400 रुपया आया। उसमें जो 10% अलग से 18,000 रुपया रखा हुआ था क्लॉथ में, उस 18,000 को जोड़ दिए तो टोटल हो गया 1,47,000 रुपया, यानी कि 1,80,000 जो जनरल एक्सपेंसेस था उसमें क्लॉथ के हिस्से में आया 1,47,000 और रेडीमेड क्लॉथ के हिस्से में आया 32,400। ये पैसा यहाँ पर लिखा हुआ है पीएल अकाउंट में 2 में जनरल एक्सपेंसेस 1,47,600 और 32,400। ये जनरल एक्सपेंसेस देख रहे हैं कैसे बटा है सर 18,000 कहाँ से आया? 1,80,000 का 10%, 1,80,000 का 10% निकाले तो 18,000 आया। 1,80,000 में 18,000 माइनस किए तो 1,62,000 आया। इस 1,62,000 को दोनों डिपार्टमेंट के सेल के रेशियो में बांटे और दोनों का सेल में क्लॉथ का सेल है 24 लाख, रेडीमेड क्लॉथ का है 6 लाख। वही 24 लाख और 6 लाख का रेशियो बना 4:1 बना। तो क्लॉथ में आया 1,62,000 का 4/5, 1,29,600। रेडीमेड क्लॉथ में आया 1,62,000 का 1/5, 32,400। और जो ऊपर में 18,000 अलग से रखे हुए थे वो क्लॉथ में ऐड कर दिए 18,000, तो टोटल हो गया 1,29,600 प्लस 18,000 इज इक्वल टू 1,47,000। और यही पीएल अकाउंट में लिखा गया 1,47,600। और यहाँ भी फिर थोड़ा सा गलती है, 147,000 है, 000 है, 1,47,600 होगा। यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ 1,47,600 और फिर 32,400 इसका रेडीमेड का निकला है। ये जो आप 18,000 बोल रहे हैं वो 1,80,000 जो क्वेश्चन में जनरल एक्सपेंसेस दिया हुआ है उसका वो 10% है। हाँ। और उसके बाद पीएल अकाउंट में सारा चीज डालने के बाद स्टॉक रिजर्व डाल दिए तो नेट प्रॉफिट दोनों का निकल गया 4,72,400 और 80,000। किसी को कुछ बोलना है तो बताइए 13 में। सर जनरल रिजर्व थोड़ा सा जनरल रिजर्व में जनरल कैलकुलेशन तो 2 बार बताएं यहाँ पर हुजूर, 2 मतलब बार एक आपको 2 बार बताएं सर ऊपर लाइन है ना 1,80,000। हाँ बोलिए। वो 1,80,000 वो लाइन बताइए ना। बोला तो कि टोटल जनरल एक्सपेंसेस 1,80,000 है और ऊपर में कहा था कि वो 80% जो सामान बचता है वो रेडीमेड क्लॉथ में जो बचा हुआ सामान है उसका 80% क्लॉथ का दिया हुआ और बाकी खर्चों का है। तो पहला लाइन में लिखा हुआ कि शेष एक्सपेंसेस जो है वो बाकी खर्च बच रहा है, तो वही उसका हमने निकाल के देखा कि जो क्लोजिंग स्टॉक है इसका 60,000 रुपया वो कितना सेल का है, तो 6 लाख सेल का, तो 6 लाख का 60,000 कितना हुआ? 10% हुआ। तो वही 10% को हम अलग कर दिए 1,80,000 में उसका 10% यानी 18,000 अलग कर दिए जो वो उसका खर्चा में चला जाएगा और बाकी 1,62,000 को रेशियो में बांट दिए। जब बट के आया दोनों का अपना अपना तो उसमें 18,000 रुपया उसको ऐड कर दिए जो बोला था कि खर्च का रखना है। हाँ तो यहाँ 1,47,000 रुपया लिखा हुआ है कैलकुलेशन में, लेकिन वो एक्चुअल में है 1,47,600 रुपया, जो पीएल में भी सही लिखा हुआ है यहाँ पर जनरल एक्सपेंसेस 1,47,600 रुपया।
अगर 13 क्लियर हो तो हम लोग 14 में चले। यस सर। यस सर। 14 में कहता है कि बी के पास दो डिपार्टमेंट है, एक का नाम है सी और दूसरे का नाम है डी। आपसे कह रहा है सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए, इसमें पीएल अकाउंट नहीं बनाना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। कैलकुलेशन में कहता है एडजस्टमेंट में कि परचेज गुड्स हैव बीन ट्रांसफर्ड म्यूचुअली एट देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल परचेज कॉस्ट। परचेज किया हुआ जो सामान है वो दूसरे डिपार्टमेंट पर कॉस्ट पर ट्रांसफर किया जाता है, परचेज हुआ सामान, लेकिन जो फिनिश्ड गुड्स है वो मार्केट प्राइस पर ट्रांसफर किया जाता है। और 25% जो क्लोजिंग फिनिश्ड स्टॉक है वो दूसरे विभाग का दिया हुआ है। तो यानी कि जो दूसरा विभाग जो बेच रहा है सामान, उसका 25% जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा, क्लोजिंग स्टॉक का 25% दूसरे विभाग का भेजा हुआ होगा। और क्लोजिंग स्टॉक दो क्लोजिंग स्टॉक होगा, एक परचेज गुड्स का और एक फिनिश्ड गुड्स का। तो परचेज गुड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि वो कॉस्ट पर आया है, इसलिए उसमें कोई स्टॉक रिजर्व नहीं निकालना होगा। लेकिन जो फिनिश्ड गुड्स का होगा क्लोजिंग स्टॉक, उसमें प्रॉब्लम होगा क्योंकि उसमें प्रॉफिट जोड़ के भेजा है, क्योंकि बोला ही है कि वो सेल प्राइस पर भेजा जाता है। तो जैसे उसका क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक होगा, तो वो बचा हुआ जो स्टॉक होगा ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक फिनिश्ड गुड्स का, उसका 25% दूसरे डिपार्टमेंट का आया होगा और उसमें प्रॉफिट भी ऐड होगा। तो उसका प्रॉफिट हम लोग को बाय में स्टॉक रिजर्व करके निकालना पड़ेगा। लेकिन जो परचेज गुड्स का जो होगा उस पर प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि वो कॉस्ट प्राइस पर ट्रांसफर किया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 20,000 और 12,000 अलग अलग दिया हुआ है, दिखाई पड़ रहा है। यस सर। तो टोटल में हो Yes, गया 32,000। इसमें एक कॉलम 32,000 कॉलम का ये टोटल का भी बनाना पड़ेगा Total. क्योंकि इसमें एक कॉलम इसलिए आपको बनाना पड़ रहा है कि इसमें स्टॉक रिजर्व का भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसलिए। चलिए ओपनिंग स्टॉक 32,000 हो गया, परचेज 92,000 और 68,000 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो दोनों का मिलाकर हो गया 1,60,000। कैरेज दोनों का अलग अलग दिया हुआ है 2,000 टोटल में हो गया 4,000। 4,000। दोनों का अलग अलग दिया हुआ 12,000 और 8,000, तो टोटल हो गया 20,000। सेल दोनों का अलग अलग दिया हुआ 140 और 112, तो ये बाय में देखिए 140 और 112 2,52,000 अलग अलग हो गया। परचेज गुड्स ट्रांसफर हुआ है सी से डी को, सी से डी को, तो सी के लिए सेल का काम करेगा और डी के लिए डी के लिए परचेज। तो देखिए सी के नीचे बाय में लिखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ परचेज गुड्स 10,000, सी का सेल की तरह बाय में लिखा हुआ है, और वही डी में परचेज की तरह लिखा हुआ है 2 में ट्रांसफर ऑफ परचेज गुड्स 10,000 का, दिखाई पड़ रहा है। सी के Yes, सेल sir. में लिखा हुआ है और डी के परचेज में लिखा हुआ है। उसके नीचे लिखा हुआ है कि डी से सी को दिया गया है 8,000, तो डी से सी को 8,000. दिया हुआ है, तो डी के लिए सेल का काम कर रहा है और सी के लिए परचेज का काम कर रहा है। ये देखिए डी में 8,000 लिखा हुआ है और सी में Yes, sir. परचेज साइड 8,000 लिखा हुआ है, तो टोटल दोनों साइड 18,000 हो गया। 18,000. अब कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग गुड्स सी से डी को मिला 35,000 और डी से मिला 40,000, और उसके ठीक नीचे दिया हुआ है कि रिटर्न भी हो गया मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स 35,000 का सी ने डी को दिया था, उसी के नीचे दो लाइन आप चल जाइए तो डी से सी को वापस 7,000 का वापस आ गया। सी ने डी को दिया 35 का, सी ने डी को दिया 35 का, और डी ने वापस सी को दे दिया 7 का। 7,000 तो को. हम ऐसा क्यों नहीं कहें कि नेट अमाउंट जो ट्रांसफर हुआ 35 में 7 चला गया, तो 28 का ट्रांसफर हुआ सी से डी को, ऐसा बोल सकते हैं। Yes, sir. तो देखिए सी से गया तो सी के Yes. सेल में 28 है, जबकि डी के परचेज में ये 28 है ऐसा। Yes, sir. अब उसके नीचे आप पढ़िए, डी ने सी Yes. को 40,000 का दिया, डी ने सी Yes, sir. को 40,000 का दिया, तो उसके फिर नीचे पढ़िए कि जब 10,000 डी ने minus. सी को दिया तो सी उसमें से 10,000 वापस कर दिया। डी से सी को मिला 40, डी से सी को मिला तो सी ने डी को वापस 10 कर दिया, तो बचा 40,000 में 10 माइनस हो गया तो 30 हुआ। तो डी के लिए सेल की तरह 30 होगा, डी के लिए सेल की तरह 30 होगा, जबकि सी के लिए परचेज की तरह 30 होगा, लिखा हुआ है। Yes, sir. और दोनों का अगर आप जोड़ते हैं तो 58 दोनों का हो गया।
कोई प्रॉब्लम? नो सर। अच्छा, अब क्लोजिंग स्टॉक आई है। परचेज गुड्स है 4500 और 6000, तो वो दोनों में लिखा हुआ है 4500 और 6000, ओवरऑल टोटल हो गया 10500। और फिर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के बारे में दिया हुआ है 24000 और 14000, तो 24000 और 14000 टोटल जोड़ के हो गया 38000। परचेज गुड्स जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं जोड़ा हुआ है, क्योंकि वो बोला था कि परचेज गुड्स जो है वो कॉस्ट प्राइस पर ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो 24000 और 14000 है, वो दोनों डिपार्टमेंट में जो भी बचा हुआ है क्लोजिंग, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का जो क्लोजिंग बचा हुआ है, यानी उसका दूसरा वर्ड वहाँ यूज किया था कि फिनिश्ड गुड्स का जो क्लोजिंग बचा हुआ है वो प्रॉफिट जोड़कर बचा हुआ है। 25% दूसरे डिपार्टमेंट का है और उस पर प्रॉफिट है। तो जो 24000 सी का क्लोजिंग स्टॉक है अबाउट मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का, और जो 14000 डी का क्लोजिंग स्टॉक है अबाउट मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का, बोथ आर इंक्लूडेड प्रॉफिट, दोनों में प्रॉफिट जुड़ा हुआ है और हमको उसका प्रॉफिट अलग करना पड़ेगा 38000 के लिए। इस लाइन में किसी को कोई समस्या? सर परचेज गुड्स बाय साइड में क्यों लिखा हुआ सर? क्लोजिंग स्टॉक है, परचेज गुड्स नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक दो तरह का क्लोजिंग स्टॉक है, एक परचेज गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है, एक मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक है परचेज गुड्स। ये सर समझ गए। क्लोजिंग स्टॉक दो भाग में है, एक परचेज गुड्स का, एक मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का। परचेज गुड्स का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो एट देयर कॉस्ट प्राइस, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का जो क्लोजिंग स्टॉक है एट देयर इनवॉइस प्राइस, एंड we have calculated the amount of profit in the invoice price, though so that profit, after the deduction of profit, we will get the amount of closing stock at their cost price, because closing stock will be calculated each and every time only on cost price. किसी को कुछ कहना है? चलिए, अब इसका कैलकुलेशन आपकी किताब में भी दिया हुआ है, वही चीज यहाँ भी लिखा हुआ, आप किताब में भी देख लेंगे तो दिखाई पड़ जाएगा। वही चीज हमने यहाँ नोट्स में भी लिखा है कि स्टॉक रिजर्व कैसे निकला है। ग्रॉस प्रॉफिट इंटू 25% ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो 25% कहाँ से आया? तो ये क्वेश्चन से आया। और नीचे में सेल प्लस ट्रांसफर ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस रिटर्न ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो चलिए सबसे पहले देखिए कि सी का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। ग्रॉस प्रॉफिट तो निकल के आ गया, क्वेश्चन में भी आपको दिखाई पड़ रहा है 42,500 रुपया। और सी ने माल कितने का बेचा, ये क्वेश्चन में भी आप देख लीजिए 1,40,000 का उसने माल बेचा है। और ट्रांसफर कितने का किया था? 40 में 10 वापस हो गया था, तो 30 का ट्रांसफर हुआ था। तो वही 40 में 10 माइनस हुआ, 30,000 हुआ इंटू 25%। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 14,000 है इंटू 14,000, तो आ गया 875। ये सी का स्टॉक रिजर्व। सेम उसी तरीके से डी का निकालें। डी का क्लोजिंग स्टॉक प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट 42,000, फार्मूला के अनुसार से ग्रॉस प्रॉफिट लिखे। सेल कितना है? तो डी का सेल है 1,12,000, तो वो 1,12,000 लिखे। और ट्रांसफर कितना हुआ था? 35 में 8 माइनस हो गया था, 28 हुआ था, वो 28 लिखे। और 25% तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। और प्रॉफिट का फिनिश्ड, सॉरी 25% दो बार लिखा गया, 25% इंटू जो फिनिश्ड गुड्स है यहाँ पर 24,000 है, तो वही 24,000 यहाँ लिखा हुआ। ये दो बार 25/100 है, इसको नहीं मानिएगा, एक ही बार 25/100 होगा। तो इस तरह से कैलकुलेट करके आया। डी का 1,800, तो दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे 875 और 1800, तो स्टॉक रिजर्व टोटल हो जाएगा 2,675। वही यहाँ पर लिखा हुआ है 2 में स्टॉक रिजर्व 2,675। और उसके बाद हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकाले, तो एक का 42,500 और एक का 42,000, और ओवरऑल टोटल निकाले तो 81,825। तो इसमें एक ही चीज का काम है ज़्यादा, स्टॉक रिजर्व का कैलकुलेशन, और वो स्टॉक रिजर्व का कैलकुलेशन आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर नोट्स में भी दिया हुआ है। सिर्फ एक थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ डबल आ गया है डी में 25%, उसको ध्यान नहीं दीजिएगा। तो इस तरह से 14 में किसी को कुछ कहना है? नो सर।
अब आप आ जाइए 15, ये लास्ट क्वेश्चन है 15 इस चैप्टर का, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए सर 15, टोटल 17 क्वेश्चन है। हाँ 2 तो आपका इलस्ट्रेशन से मिल जाएगा। 15 देखिए, द परचेज मेड बाय ए बिजनेस हैविंग 3 डिपार्टमेंट। परचेज 3 डिपार्टमेंट का, एक्स में 1000 यूनिट, वाई में 2000 यूनिट, जेड में 2400 यूनिट। ये तीनों का यूनिट दिया हुआ, रुपया नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यूनिट दिया हुआ है। एक्स कॉस्ट ऑफ परचेज, तीनों डिपार्टमेंट का परचेज का जो कॉस्ट है वो 1 लाख, बोला जो 1000 यूनिट खरीदा, जो 2000 यूनिट खरीदा और जो 2400 यूनिट खरीदा, तो ये सारा यूनिट का लागत है 1 लाख रुपया। ओपनिंग स्टॉक एक्स में 120 यूनिट, वाई में 80 यूनिट, जेड में 152 यूनिट। सेल, यहाँ भी ओपनिंग स्टॉक यूनिट में दिया हुआ है, यहाँ भी रुपया नहीं दिया हुआ है। सेल में लेकिन दिया हुआ है यूनिट भी और रुपया भी। एक्स का सेल है 1020 यूनिट 20 रुपये के रेट से, वाई का सेल है 1920 यूनिट 22 रुपया 50 पैसा के रेट से, और जेड का है 2496 यूनिट 25 के रेट से। अब ये मानते हुए कि ग्रॉस प्रॉफिट प्रत्येक स्थिति में सेम है, प्रत्येक केस में सेम है, यानी एक्स वाई जेड सबके लिए ग्रॉस प्रॉफिट का जो परसेंटेज होगा सेम होगा, तो आपसे कह रहा डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए। तो अब भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम निकालेंगे कि ओपनिंग स्टॉक का कॉस्ट कितना है, परचेज का कॉस्ट कितना है, सेल का तो कॉस्ट दिया हुआ है, सेल का तो सेल प्राइस दिया हुआ है, और क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन करके उसका कॉस्ट कितना है। तो इसमें क्या है, अमाउंट नहीं दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक का भी अमाउंट नहीं है, परचेज का भी अमाउंट नहीं है, सिर्फ सेल का अमाउंट है, और क्लोजिंग स्टॉक तो है ही नहीं, क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा। तो पहले इसका वर्किंग नोट में हम लोग आ जाते हैं, या सेल का अगर कैलकुलेशन लिखना है तो इसमें बाई में आप सेल लिख सकते हैं, सेल में आसानी से हो जाएगा। एक्स का सेल में कितना होगा, 1020 यूनिट गुने 20। एक्स का सेल में देखिए 1020 इंटू 20 इक्वल टू 20,400। वाई का सेल में कितना होगा, 1920 यूनिट एट द रेट ऑफ 22 रुपीज़ 50 पैसा, तो आएगा 43,200। जेड का 2496 यूनिट एट द रेट ऑफ 25, तो आएगा 62,400। ये सेल में किसी को प्रॉब्लम है? चलिए वर्किंग नोट देखिए, इसका वर्किंग नोट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो बहुत छोटा बनेगा, ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक तो तुरंत आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। वर्किंग नोट देखिए, कहता है इट इज एज्यूम दैट ऑल यूनिट आर सोल्ड एट देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल सेलिंग प्राइस। ये मानते हुए कि जितना भी आपने परचेज किया था वो मान के चलिए कि उसी सेल प्राइस पर आपने परचेज किया था। तो एक्स में आपने 1000 यूनिट खरीदा, देख लीजिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है पहला ही लाइन में कि एक्स में 1000 यूनिट खरीदा गया है और एक्स का सेल प्राइस है 20 रुपया। तो अगर हम 1000 यूनिट को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000 आएगा। वाई में 2000 यूनिट खरीदा गया है और वाई का सेल प्राइस है 22 रुपया 50 पैसा, तो 2000 को 22 रुपया 50 पैसा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45,000 आएगा। जेड का है 2400, उसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 आएगा। तो इस तरह से 20,000, 45,000 और 60,000 को अगर आप टोटल करेंगे तो टोटल सेल प्राइस कितना आएगा, 1,25,000। यहाँ पर किसी को प्रॉब्लम है? नो सर। हमने अगर इसी सेल प्राइस को माना तो 1,25,000 हुआ टोटल तीनों का, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट कितना, ये क्वेश्चन में थर्ड लाइन में दिया हुआ कि द कॉस्ट ऑफ परचेज वाज 1 लाख, टोटल कॉस्ट एक्चुअल में है 1 लाख, तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, हमारा प्रॉफिट 25,000 होगा। तो ये कितना परसेंट हुआ, तो 25,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1,25,000, यानी कि ये सेल का 20% हुआ। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो एक्स वाई जेड तीनों में सेल का 20% है। तो अगर हमारे पास सेल प्राइस दिया हुआ है और ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज आ गया 20%, तो सेल में से अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो आराम से उसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो देखिए इसके नीचे में कैलकुलेशन किया गया है कि डिपार्टमेंट का कॉस्ट एक्स में 20 रुपये के हिसाब से बेचा गया है और 20 में 20% उसका प्रॉफिट है, यानी 4 रुपया प्रॉफिट है, तो 20 में 4 रुपया चला जाएगा तो 16 रुपया उसका कॉस्ट आएगा एक्स का। वाई में 22 रुपया 50 पैसा करके बेचा गया है, उसका 20% प्रॉफिट है, तो 22 रुपया 50 पैसा का 20% 4 रुपया 50 पैसा, तो
तो 22 रुपया 50 पैसा में ग्रॉस प्रॉफिट 4 रुपया 50 पैसा माइनस हो जाएगा, तो उसका कॉस्ट आएगा 18 रुपया। जेड में 25 रुपया ग्रॉस सेल प्राइस है, तो 25 रुपया का 20% निकालेंगे तो आएगा 5 रुपया, तो 5 रुपया माइनस कर देंगे तो उसका कॉस्ट आएगा 20 रुपया। तो हमारे पास तीनों यूनिट का कॉस्ट आ गया, एक्स का 16 रुपया के हिसाब से, वाई का 18 रुपया के हिसाब से और जेड का 20 रुपया के हिसाब से। अब आप यही चीज़ परचेज में भी लागू कीजिएगा, यही चीज़ यही रेट ओपनिंग स्टॉक में भी लागू कीजिएगा, यही रेट क्लोजिंग स्टॉक में भी लागू कीजिएगा। 16 रुपया 18 रुपया 20 रुपया। अब आप देखिए ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है कितना, 120 यूनिट, 120 यूनिट एक्स का दिया हुआ और उसका रेट कितना है 16 रुपया। तो 120 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1920 रुपया। वाई का है 80 यूनिट, 80 यूनिट को आप 18 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, वाई का 18 रुपया है तो आएगा 1440। जेड का है 152 यूनिट पर ओपनिंग स्टॉक, तो 152 यूनिट को मल्टीप्लाई कीजिएगा, उसका कॉस्ट है 20 रुपया तो आएगा 3040 रुपया। उसी तरीके से परचेज है एक्स का 1000 यूनिट, 1000 यूनिट को आप उसका कॉस्ट 16 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16000। वाई का है 2000 यूनिट, उसका कॉस्ट है 18 रुपया, 2000 को 18 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 36000। जेड का है 2400 यूनिट, 2400 यूनिट को 20 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 48000। ये ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, सेल क्वेश्चन में दिया हुआ था। यहाँ तक किसी को कुछ बोलना है? सर अब इसका क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट भी नहीं दिया हुआ और क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट भी नहीं दिया हुआ है, तो हमको यूनिट भी निकालना होगा और उसको हम लोग उसी अमाउंट से गुना कर देंगे 16, 18, 20 से, तो अमाउंट आ जाएगा। तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा। क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस यूनिट सोल्ड। तो एक्स में ओपनिंग स्टॉक 120 यूनिट, परचेज हुआ है 1000 यूनिट, सेल हुआ है 1020 यूनिट, तो 100 यूनिट उसका बच गया। वाई में ओपनिंग स्टॉक है 80 यूनिट, 2000 यूनिट परचेज है, सेल किया 1920 यूनिट, तो 160 यूनिट उसका क्लोजिंग स्टॉक हो गया। जेड में है 152 यूनिट, परचेज है 2400 यूनिट, सेल किया 2496 यूनिट, 56 यूनिट बच गया। ये इसका क्लोजिंग स्टॉक का तीनों का यूनिट आ गया। अब इसका अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट निकालने के लिए 100 यूनिट को 16 से गुना करेंगे तो 1600, 160 को 18 से गुना करेंगे तो 2880 और 56 को 20 से गुना करेंगे तो 1120। यही क्लोजिंग स्टॉक 1600, 2880 और 1120 यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए बाई में क्लोजिंग स्टॉक 1600, 2880 और 1120। अब ये चीज़ हम लोग जोड़ दिए तो 2 में ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 4080, 8640 और 12480। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। जल्दी से बोलिए, टाइम खत्म हो रहा है, किसी को कुछ बोलना है तो 15 में। कैलकुलेशन सारा नीचे दिया हुआ है, 15 का हर कैलकुलेशन किया हुआ है। ये क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट प्लस अमाउंट, सेल का अमाउंट, ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट, परचेज का अमाउंट, ये वर्किंग नोट में सब दिया हुआ है। यहाँ पर कॉस्ट निकालने का भी कैलकुलेशन दिया हुआ है। जरा जल्दी से बोलिए, 15 में किसी को कुछ दिक्कत है तो टाइम ओवर हो रहा है। नो एनी प्रॉब्लम? नो सर। जो क्वेश्चन नंबर 15 है सेम No, sir. वही क्वेश्चन नंबर 16 है। जो क्वेश्चन नंबर 15 है वही क्वेश्चन नंबर 16 है। आप अपने किताब में देख लीजिए, जो 15 नंबर क्वेश्चन है वही 16 नंबर क्वेश्चन है। यस सर। तो 16 नंबर आप Yes, लोग sir. बना लीजिएगा। 17 नंबर का यहाँ पर है लेकिन अभी हम कर नहीं पा रहे हैं, टाइम खत्म हो रहा है। 17 नंबर का एक सेम इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ है, एक बार 17 का आप इलस्ट्रेशन चेक कर लीजिएगा तो इलस्ट्रेशन से भी क्लियर हो जाएगा, और नहीं होगा तो फिर 17 हम बता देंगे। वैसे यहाँ पर ये 17 का थोड़ा मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह बना हुआ है, इसका सेम इलस्ट्रेशन भी है। नहीं समझ में आएगा 17 हम बता देंगे, लेकिन 15 की तरह 16 आप बना लीजिएगा। Yes, sir. तो आई विश कि आपका क्वेश्चन नंबर 17 के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। किसी को कुछ